हमारा रिजल्ट जैसे कि आपने बताया था 10 जनवरी को आ गया था, लेकिन 10 जनवरी के बाद अभी 3 महीने होने को पूरे हैं, अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। हमारा सब काम हो रखा है, हमने अपनी बहुत मेहनत से, बहुत संघर्षों से ये परीक्षा पास की है सभी 1371 अभ्यर्थियों ने। तो उस विषय में मैंने इतना मेहनत किया सर। अब मैं तो 1.5 साल से कर रहा हूँ। बच्चे देखो आप, ये जो है ये इसमें कुछ आल्ट वाले बच्चे 2021 से इनका शोषण करती है सरकार। लेकिन एलटी का तो इतिहास ही ऐसा बन गया है कि बिना धरने दिए, बिना जब तक सिलेक्टेड कैंडिडेट सड़कों पे नहीं आ जाते, हमें सरकार सुनती ही नहीं है। और हमें ये बोला जाता है कि आप पेशेंस रखो, लेकिन सर क्या हमारा चयन होने के 1 साल बाद नियुक्ति पत्र मिलना, क्या ये सही बात है? क्या हम अपने रिजल्ट के 1 साल, रिजल्ट निकलने के बाद एक साल 1.5 साल इंतजार करें? क्या उसके बाद हमें नियुक्ति दी जाएगी? तो ये हम पहले ही कह रहे थे कि इसमें स्टे आने वाला है, हमें नियुक्ति पत्र दे दो। एक ही काम बचा था नियुक्ति पत्र देना, तो इन्होंने नहीं दिए, जिसका खामियाजा भी हम सब 1371 चयनित अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। भी कोई एक परीक्षा आप करवाते हैं तो दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क, तो एक समय के अंतराल में वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है, यहाँ पे कोई भी परीक्षा आती है, परीक्षा की भी डेट्स डिले की जाती हैं सर। रिजल्ट की तो आप छोड़ो, रिजल्ट तो भूल जाओ, रिजल्ट निकालने के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन परीक्षाओं की भी डेट्स आगे शिफ्ट होती जाती हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारतीय लाइव में आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड में एलटी चयनित अभ्यर्थियों का मामला कोर्ट में अटक गया है। अब इन्हीं सब चीजों में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीजी एजुकेशन झरना कमठा। झरना जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। एलटी चयनित अभ्यर्थी एग्जाम दे दिया, उत्तराखंड में चीज समझी जा रही है, एक माइंडसेट हो गया बच्चों का कि पहले तो फॉर्म निकलते थे, पहले तो निकलते ही नहीं है फॉर्म, और किसी तरह फॉर्म निकल भी जाए तो पेपर लीक नहीं हो, रिजल्ट आए, रिजल्ट आने का एग्जाम भी क्लियर कर दिया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। क्योंकि आप इस सूबे की मुखिया हैं एजुकेशन विभाग की, तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, ये एलटी टीचर्स का जो है लगभग 1500 पदों पे चयन हुआ था यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से। तो उसके बाद ये मैटर अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें कुछ इश्यूज ऐसे आए थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी इसमें स्टे है और मामला सब जुडिस है। तो जैसे वहाँ से जो भी निर्णय आता है उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, बच्चों की मैं मांगे देख रहा था तो 3 मांगे हैं। पहला है कि स्टे वैकेशन फाइल किया जाए सरकार की तरफ से, तो इस पे क्या पेचीदगियां है? देखिए, वहाँ गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिए हमारे चीफ स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, हमारे सरकारी वकील भी होते हैं। तो क्योंकि मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसा जो भी निर्णय आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। अच्छा, ऐसा संभव होता है कि जैसे बात चली अभ्यर्थियों से, तो उन्होंने कहा कि बच्चों से शपथ पत्र भरवा लिया जाए कि उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए। देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, ये मैटर अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और जैसे वहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुरूप ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जब तक मैटर ऑनरेबल कोर्ट में सब जुडिस है, तब तक इसमें हमारे स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। पिछली बार जब इन बच्चों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सीएससी पक्ष नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जो पिछली हियरिंग हुई उसमें सीएससी भी पहुंचे हैं, वहाँ अधिवक्ता भी पहुंचे हैं, पक्ष रखा है। कितनी मजबूती से पक्ष रखा जा रहा है, मतलब क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैसेज जाना जरूरी है, क्योंकि शिक्षकों की कमी तो है। 3000 से ज़्यादा स्कूल हैं जहाँ पे एकल शिक्षक के भरोसे चल रहा है, और 1300-1400 के आसपास स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी तो है, और जब तक टीचर्स की कमी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपने भी कहा एक इंटरव्यू में कि टीचर्स की कमी है, और टीचर्स की कमी पूरी होने से ही हम उत्तराखंड को, जो हम जिस विजन पे, जिस मॉडल हम बनाना चाहते हैं, हम तभी बना पाएंगे। देखिए, जहाँ तक टीचर्स की कमी की बात है, तो इसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी काफ़ी गेस्ट टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है। अगर हम बेसिक टीचर्स की बात करें तो लगभग 2300 के करीब जो है हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए हैं। अभी भी एक स्टेज की काउंसलिंग उसमें होनी है, लेकिन बीच बीच में अगर कोई इशू माननीय उच्च न्यायालय में जाता है या किसी भी माननीय न्यायालय में जाता है, तो उसमें पूरी सुनवाई होने के बाद जो निर्देश मिलते हैं उसके बाद ही कार्रवाई करते हैं। और अगर मैटर अभी ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा है, किसी तरह का स्टे है, तो हम तब तक उसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। और अगर इस मैटर के एलटी वाले मैटर की बात करें, तो मैटर यूपी ट्रिपल एससी और इससे हमारे पास नाम फाइनल होकर के नहीं आए हैं। जब माननीय न्यायालय से कोई निर्णय हो जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी से हमारे पास नाम आ जाएंगे, उसके बाद ही हम आगे अपॉइंटमेंट की कार्रवाई करते हैं। मामला जब यूके ट्रिपल एससी और कोर्ट के बीच का था, तो ये मामला फिर शिक्षा निदेशालय तक पहुंचा क्यों? देखिए, मैटर शिक्षा निदेशालय में जब अपॉइंटमेंट लेटर्स यहाँ से इशू हो जाएंगे, उसके बाद ही माना जाएगा कि ये जो है बच्चे हमारे शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगे या फिर उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं हुआ, अभी मैटर यूके ट्रिपल एससी और इन बच्चों के बीच का है। अब ये क्योंकि यहाँ पे आते हैं हमारे पास, क्योंकि चूँकि शिक्षा विभाग से संबंधित मामला है, तो इसलिए ये यहाँ पे
आते हैं तो हम उनकी जो भी शंकाएं होती हैं या जो भी इनकी क्वेरीज होती हैं उसको हम क्लियर करते हैं। कोर्ट में अगली हियरिंग कब है? जब कोई एक एक्सपेक्टेशन हो, एक अच्छी होप हो, क्योंकि बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी हियरिंग में नजरें रहती है कि शायद एक फैसला आए और उन्हें ज्वाइनिंग मिले। तो अगली हियरिंग कब है? जो भी लास्ट डेट लगी थी उसमें जो नेक्स्ट टाइम दिया होगा जितना टाइम, उसके बाद ही नेक्स्ट हियरिंग करीब होगी। 2 हफ्ते का समय लग जाएगा इसमें? क्योंकि जो भी माननीय न्यायालय ने टाइम दिया होगा उनके एडवोकेट्स को या जो भी हमारे काउंसिल रहे होंगे, तो जो जितना टाइम दिया होगा उसके बाद ही उसकी हियरिंग होगी। तो अभी कह रहे हैं कि इस पे पूरे मामले में जो पक्ष रखना है, वो यूके ट्रिपल एससी का रोल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सवाल जो है वो क्वेश्चंस को लेकर उठाए गए हैं, क्वेश्चंस को लेकर। यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, धन्यवाद। और इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि एजुकेशन को लेकर, क्योंकि बात होती है नई एजुकेशन पॉलिसी हो गई, उत्तराखंड पहला स्टेट रहा जहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, बड़ी बात थी उत्तराखंड के लिए। तो ऐसे में इस सत्र से क्या कोई बदलाव आने वाले हैं, कोई बदलाव आ रहे हैं? और हम एजुकेशन के मॉडल को हम जॉब ओरिएंटेड कैसे बनाएं? क्योंकि हम जब जॉब एजुकेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं रटन तो विद्या, रटो एग्जाम पास करो, रटो एग्जाम पास करो। तो इस पैटर्न को बदलने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए एनईपी 2020 के अंतर्गत जो है इसमें काफ़ी काम हमारे यहाँ हुए हैं स्टेट में। जैसे कि आपने भी बताया, हमारा स्टेट जो है एनईपी को लागू करने वाले काफ़ी टॉप स्टेट्स में रहा है। और अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 500 से ऊपर स्कूल्स हैं, वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं। बच्चों को डिफरेंट फील्ड्स में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। यही नहीं, हमारे यहाँ वर्चुअल क्लासेस और स्मार्ट क्लासेस पे भी काम चल रहा है। लगभग 1300 कुछ वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं हमारे यहाँ, इसमें 500 पूरा पहले वित्तीय वर्ष से चल रही थी। और इस साल भी जो है अभी नेक्स्ट मंथ तक से हमारी लगभग 800 नई क्लासेस भी प्रारंभ हो जाएंगी। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस भी ऑलरेडी 500 का सेटअप हो चुका है और अभी कुछ और क्लासेस पे भी काम चल रहा है। इसके अलावा क्लस्टर स्कूल के कंसेप्ट पे काम चल रहा है। हमारे यहाँ 559 क्लस्टर स्कूल्स का जो है चयन किया गया है और हम एक प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 1520 स्कूल्स जो हैं उसको हब एंड स्पोक मॉडल में चलाते हुए क्लस्टर स्कूल्स आइडेंटिफाई करें। और जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को उनके जो घर के पास का स्कूल है, मतलब वहाँ पे वो शिफ्ट हो, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की, एस्कॉर्ट की सुविधा दी जाए वहाँ पर। यही नहीं, हम स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस कर रहे हैं। जहाँ स्कूल बिल्डिंग्स लग रहा है कि थोड़ा जीर्ण स्थिति में है या जहाँ पे काम कराने की ज़रूरत है, उसके लिए भी फंड्स की व्यवस्था कराई जा रही है। और हमारा ये ध्येय ये है कि स्कूल्स में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, आपका टॉयलेट्स हो, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें हम बच्चों को और एक सुरक्षित और अच्छा माहौल दें स्कूल्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। एलटी चयनित अभ्यर्थियों से कोई अपील आप करना चाहेंगे सरकार की तरफ से? देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखें। और इस तरह के इश्यूज़ कई बार होते हैं, कोर्ट में मैटर चले जाते हैं तो वहाँ सुनवाई होती है, लेकिन जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होता है उसको हमें स्वीकार करना होता है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होती है। तो पेशेंस रखना चाहिए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए और धरना प्रदर्शन वगैरह इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धरना हमारे कैंपस में वैसे भी प्रतिबंधित है। तो शांतिपूर्वक जो है इंतजार करें और निश्चित रूप से जो है जो भी जजमेंट इसमें आएगा माननीय न्यायालय का, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी इसमें। जी, ये थी हमारे साथ डीजी एजुकेशन झरना कमठान, जिन्होंने अपना एक पक्ष रखा कि एलटी चयनित अभ्यर्थियों का जो मामला कोर्ट में अटका है उस पर क्या बेस्ट हो सकता है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।